हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 पाठ 2 दादी माँ का सार समझेंगे। लेखक की आयु 20 वर्ष से अधिक थी। वह जीवन में जरा सी कठिनाई मुश्किल आने पर घबरा जाता था। उसके दोस्त इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाते थे, फिर उसे परेशान देखते तो खुश करने की कोशिश करने के लिए उसे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते। लेखक अपने मित्रों द्वारा सामने से सांत्वना देना और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाना जैसे उनके दो मुंह व्यवहार वाली बातों को सोचना नहीं चाहता था। आगे लेखक बताता है, क्वार का महीना आ गया है। बेटा, क्वार का महीना क्या होता है? इस महीने में वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है और गर्मी कम होने के कारण मौसम सुहावना हो जाता है। लेखक क्या बता रहे हैं इसके बाद कि लेखक के गांव के चारों ओर क्वार के महीने में पानी जमा हो जाता था। पानी के साथ बहकर आई जंगली घासें जैसे मोथा और साई की घासें, वन प्याज की जड़ें और अनेक प्रकार की जंगली घासों के जो बीज हैं, उनमें जब सूरज की गर्मी पड़ती तो वह सब पानी सड़ जाता और उसमें से एक विचित्र प्रकार की गंध उठती। इस झाग भरे पानी में कूद कर नहाना बच्चों का शौक था। लेखक को बुखार था, इसलिए वह इस बार इस झाग वाले पानी में नहीं नहा सका था। लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में उन्हें आम और जामुन खाने को ना मिले, अगहन के महीने में उन्हें चिड़वा और गुड़ ना मिले, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो चलेगा, पर क्वार के महीने में इस झाग वाले पानी में कूदने को ना मिले तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। अब लेखक को बुखार हो गया और बुखार के कारण वह दिन भर चादर में लेटे रहे। तभी उनकी दादी माँ तालाब के झाग भरे पानी में से नहाकर आई और उन्होंने अपने आंचल में किसी चबूतरे की मिट्टी बांध रखी थी। आते ही उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी लेखक के मुंह में डाली और थोड़ी सी उनके माथे पर लगा दी। वह लेखक की देखभाल करती रही। उन्हें गांव की अनेक बीमारियों के नाम जैसे मलेरिया, सरसाम में बच्चों एक प्रकार का बुखार होता है, निमोनिया और उनके इलाजे, देशी इलाजों के नाम और उनके उपचार भली प्रकार याद थे और वह बीमारी के समय साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती थी। जब लेखक को बुखार हुआ तब वह उनकी चारपाई के पास बैठी रही। कभी उन्हें पंखा झलती, कभी हाथ पैरों को सहलाती, कभी सिर पर दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार उनके पेट, सिर, माथा छूकर ज्वर का अनुमान लगाया करती थी। तो इसे क्या पता चलता है कि वह लेखक की बीमारी के समय में बहुत देखभाल किया करती थी और गांव में भी अगर किसी को बुखार या कोई बीमार हो जाता तो वह उसके घर पहुंचकर पूरा देखभाल, पूरा ध्यान उनका और पूरे उन्हें अपने अनुभव उनके साथ बांटा करती थी और उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा करती थी। तो इसे पता चलता है कि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। अब लेखक बता रहे हैं, एक दिन दोपहर को उन्होंने क्या देखा कि दादी जो हैं वो रामी की चाची यानी धन्नो को डांट रही थी। क्यों? क्योंकि उसने दादी से कुछ रुपए उधार लिए थे और वह समय पर उसे वापस नहीं कर पाई थी और उसने वादा किया था कि जब वह उसकी फसल कट जाएगी तो वह दादी को पैसे और उसका सूद जो है लौटा देगी। लेकिन अब उसके घर में उसकी बिटिया की शादी थी, तो अब वह दादी के पास आकर बिटिया की शादी के लिए कुछ मदद मांग रही थी और जो उसने उधार दादी को वापस करना था वो भी वापस ना लौटा पा रही थी, इसलिए दादी उसको डांट रही थी। लेखक ने आकर दादी को समझाया कि यह बेचारी गरीब है, यह समय आने पर आपका उधार चुका देगी, किंतु दादी ने लेखक को ही डांट दिया और वह वहां से चुपचाप से चला गया।
कई दिन बाद जब रास्ते में लेखक की मुलाकात धन्नो से हो गई, तब धन्नो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि उन्होंने धन्नो का पिछला कर्ज माफ कर दिया और उसकी लड़की के विवाह में मदद के लिए 10 रुपए भी दिए थे। अब इसके बाद लेखक अपना अगला अनुभव बताते हैं कि लेखक के बड़े भाई किशन भैया के विवाह के दिनों की बात थी। विवाह से पहले गांव में औरतें रात को गीत गाती हैं, अभिनय भी करती हैं। वहाँ बहुत उल्लास प्रसन्नता का माहौल था। इस कार्यक्रम में सभी औरतें भाग लेती थी, वहाँ कोई भी पुरुष नहीं होता था। लेखक को यह कार्यक्रम देखने का मन हुआ। उसने दादी से कहा। दादी ने उसे एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर चुपके से सुला दिया। सब हंसी मजाक कर रहे थे, नाच गाना हो रहा था, अभिनय हो रहा था, खुशी का माहौल था। तभी हंसी मजाक करते करते लेखक की भी हंसी छूट गई। देबू की माँ ने लेखक की चादर खींच ली। वह उसे मारने दौड़ी और लेखक भागकर दादी के पीछे छुप गया। वहां उसे अभय दान मिल गया। दादी माँ सभी पर स्नेह और ममता बनाए रखती थी। उन्हें पता था कि परिस्थितियां मनुष्य को विवश बना देती हैं। दादा ने उनसे वायदा किया था कि वह दादी के बाद ही इस जीवन को छोड़ेंगे, किंतु उनकी मृत्यु पहले ही होगी और दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी जो थी वह दुखी रहने लगी थी। परिवार के जो शुभचिंतक और जो रिश्तेदार थे, उन्होंने दिखावा करा और उन्हें धोखा दिया। लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी दादा के श्राद्ध पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई। एक बार लेखक ने कड़ाके की सर्दी में दादी को गीले कपड़े पहने देखा। दादी उस समय कमरे में बैठकर पूजा कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। लेखक के बहुत पूछने पर भी उन्होंने अपना दुख उसे नहीं बताया और केवल मुस्कुराकर वहां से रसोई में चली गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से अब घर के लोगों को, लेखक के पिता और लेखक के भाई किशन को कहीं से भी उधार मिलना बंद हो गया था। तब दादी माँ ने ऐसे समय में भी, बच्चों देखो वो कितनी दयावान थी, ऐसे समय में भी जब उन्हें सब जगह से उधार मिलना बंद हो गया तो उन्होंने अपने दादाजी, यानी जो कुछ भी उन्होंने बचा रखा था, उन्होंने दादाजी और अपने कुल की जो निशानी के जो कंगन थे वो लेखक के पिता को दे दिए ताकि वो घर का गुजारा चला सकें। लेखक को दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। श्राप भ्रष्ट का मतलब बेटा जैसे किसी को श्राप मिल गया हो, देवी के रूप में वो श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। उसे दादी की मृत्यु का जब समाचार मिला, उसके हाथ में किशन भैया की चिट्ठी थी और जिसमें दादी की मृत्यु का समाचार लिखा था और उसे विश्वास करना, लेखक को दादी की मृत्यु पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। लेखक के हाथ में पत्र था, फिर भी वह अपने आप से पूछ रहा था, क्या दादी सचमुच में नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही? तो बच्चों, दादी माँ जो थी वो त्यागमय, परोपकारणी एवं ममतामयी महिला थी। वह भले ही कड़ाई से बातें करती हो, पर उसके मन में दया भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने परिवार के सदस्यों के अलावा असमय में दूसरों की भी मदद करती थी, जैसी उन्होंने धन्नो की मदद की। वो उसकी सगी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन समय आने पर उसने उनकी भी मदद की। वह दयालु, परोपकार तथा त्याग की मूर्ति थी। तो इस पाठ के माध्यम से हमने दादी माँ का सार समझा और उनके गुणों के बारे में जाना कि किस प्रकार से वह सबके ऊपर प्रेम और ममता बरसाती थी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।